बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क का इंट्रोडक्शन देख लिया था, राइट। और आज हमारे पास जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा आगे चलाएंगे और देखेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जो आप लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर रख दूंगा सूडो फोर्स, क्योंकि उससे वर्क डन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, आज हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कौन सा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, एक्चुअल में वेरिएबल फोर्स हमारे पास क्या है, कैसे चलती है, इस बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि हमारे पास जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है, हमारा जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। और अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो वर्क भी चेंज होगा, W=F.ds, है ना। तो इसका मतलब जब फोर्स आपकी पोजीशन के साथ या टाइम के साथ वेरी करती है, तो आप लोगों के पास किस तरीके से आपका वर्क डन निकाला जाता है ये आपको करना है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपके पास वर्क डन है वो हमारे पास F.dx आया करता था, राइट। लेकिन इस बार हमारे पास कहानी ये होगी कि हमारी फोर्स कैसी हो गई है बेटा, वेरिएबल हो गई है, बदल कर रही है। हाँ जी, df बोल लीजिए, बट इस बार हम लोग जो बोलेंगे उसको हम लोग आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें अलग अलग है। जैसे कि अगर x कोऑर्डिनेट आएगा तो Fx.dx। अब इसका जो ऑरिजिन होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो भी होगा वो इंटीग्रेट करना तो हम लोगों को आता है, प्लस Fy.dy प्लस Fz.dz। और ये इनिशियल से फाइनल आप लोगों के पास अगर सिंपल ये कर लेंगे तो कहानी आप लोगों की बन जाए। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस कराए थे एक आध, है ना, वो तो सिंपल। यहाँ पर हम लोगों के पास एक आधा क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। डस्टर दिख रहा है किसी को? डस्टर नहीं दिख रहा? हाँ, यहाँ पर है, थैंक यू, ठीक है। तो इसको हमने नोट कर लिया। इसको यूज करते हुए हम लोग कैसे अपना वर्क डन निकालेंगे ये कहानी जानते हैं। मेरे को क्वेश्चन दिया है, एक फोर्स है F=6xi प्लस 2yj डिस्प्लेसेस अ बॉडी। क्या बोलता है बेटा? ये फोर्स है 6xi तो प्लस x और i कैसे साथ आ रहे हैं बेटा? x और i के x एक वेरिएबल है, हाँ, जो कि हमारे पास i प्लेन में है, x प्लेन में, ये y प्लेन में। ये कहता है डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम r1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3i प्लस 8j, और दूसरा मेरे को दे रखा है r2 फ्रॉम इतना टू r2 की वैल्यू दे रखी है 5i माइनस 4j। ये कहानी आप लोगों को दे रखी है, राइट। अब आप लोग इसके केस में क्या करें, r2 माइनस r1 करते, राइट, और उसके बाद फिर क्या करते, फिर क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, F1 प्लस F2 करते हैं, है ना। लेकिन बेटा एक कहानी ऐसे नहीं चलेगी। जो आपकी अप्रोच है वो बिल्कुल 0 नंबर की, और इस बार आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा। देखो कैसे करते। एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं ये बदल गई भाई। x की वैल्यू 1 रखी तो फोर्स कुछ थी, x की वैल्यू 2 रखी तो फोर्स कुछ थी। पिछली बार तो x और y पे चीज़ें डिपेंड ही नहीं कर रही थी ना, एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, उसके मैग्नीट्यूड पर, कांस्टेंट फोर्स थी। लेकिन इस बार तो फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल फोर्स है। तो इसका वर्क कैसे निकालेंगे, मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे पास ये है ये आएगा Fx.dx, और इसका इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, प्लस Fy.dy, और इसका इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल पोजीशन। ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी। अब इंटीग्रेशन आता है सबको, जो नए बच्चे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है नॉर्मल इंटीग्रेशन में, ठीक है। यहाँ पर मैं बेटा आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, Fx.dx, ठीक है। अब इसमें Fx की वैल्यू क्या है बेटा, x में रही है 6x, तो 6x.dx हो जाएगा। 6x.dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 6x² 2, 6x² 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6x² 2। अब ध्यान सुनो, लिमिट लगा रहा हूँ, पर मैं लिमिट कैसे सेट करूँगा ये आपको पता है।
बेटा एक्चुअल में इसकी लिमिट जो है वो ये है R1 और R2, R1 और R2 फ्रॉम इतना टू इतना, यानी कि ये इनिशियल है और R2 फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन कितनी है बेटा हमारे पास 3 से और कहाँ तक पहुंची है 5 तक, तो ये लिमिट है। R2 माइनस R1 मत कर देना ऐसे केस में, ये लिमिट दे रखी है आपको, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिमिट्स आपको दे रखी थी तो आपको 3 से 5 की लिमिट मिलेगी और प्लस, क्योंकि तो मैं आपको नेट फोर्स तो वही कर रहे हैं वही भी, अगर आप ध्यान से देखो नेट वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 चल रहा है हमारे पास, राइट। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर Fy डॉट dy डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 2y डॉट dy का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाय 2 यानी कि सिंपल y स्क्वायर बचेगा, 2y चलो लिख दे, ये खुश, अब उड़ा दिया, समझ में आया। 2y डॉट dy का इंटीग्रेशन, भाई अब जिसको इंटीग्रेशन भी इस स्टेज पे नहीं आती है फिर उसको बेसिक्स पे काम करने की जरूरत, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिसको इस स्टेज में यानी कि चैप्टर 6 में आके इंटीग्रेशन नहीं आ रही है फिर तो 1 और 2 दोबारा करना पड़ेगा, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा अब इसकी लिमिट्स देखिए, फ्रॉम इतना 8 से -4 की लिमिट लगी, भाई फ्रॉम ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, 8 इनिशियल है, जे कैप पर देखा है तुमने कि जे प्लेन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इससे इस पे गया है, जो हमारे पास फोर्स ही वेरी करेगी वो सिर्फ जे प्लेन की करेगी, तो इसकी लिमिट हमारे पास चली जाएगी। इसको सॉल्व करना तो मेरे हिसाब से आपको आता ही होगा, ये भी 3 बन जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर की 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस कितना हो गया 9, 16 3 जा 48, 48 बचा ना बेटे, डायरेक्ट कर दिया 25 माइनस 16 और 3 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा देखो y स्क्वायर का मतलब है आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -4 है ना, तो अपर लिमिट -4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16 माइनस 48 प्लस 16 माइनस 64 यानी कि 48 माइनस 48, आपका नेट बर्डन कितना आ गया जी। समझ में आया। वेरिएबल फोर्स की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर थी लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी कि सॉल्व भी ना हो पाए, है ना। बस हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से गई हैं। आंसर बिल्कुल 0 ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल 0 जरूर आ रहा है। एक क्वेश्चन और करेंगे, मुझे वो भी क्वेश्चन जो है अच्छा लगा था, उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों से, क्योंकि वो भी वेरिएबल फोर्स के ऊपर है ना, ये आपको अभी दिखा होगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ क्वेश्चन था। एक और वेरिएबल फोर्स का मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी पहले आप एक बार ट्राई मारिएगा और मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपका अप्रोच पूछने के लिए। अगर किसी का अप्रोच सही लगा तो ठीक है कर लेंगे, वरना मैं तो हूँ ही आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, क्या क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास कितना दे रखा है 1 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल है वो फंक्शन कह रहा है टाइम का ऐसे, x इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू टी क्यूब। आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे इस चीज को पढ़ लीजिए पहले, फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड। क्लियर। क्या कोई है जिसका अप्रोच लग रहा है कोई कैसा भी, सो 5 से 10 सेकंड का समय मैंने आपको बोला था, 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा। बताओ इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है दिमाग में। चलिए जिसका लग गया, जिसका नहीं लगा नहीं लगा देता हूँ। ध्यान सुनो, क्वेश्चन ये भी अच्छा है पर इसमें दिमाग लगाना है बेहतरीन वाला। पहले देखो x हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम है, मास दे रखा है, वर्क पूछा, W इज इक्वल्स टू होता है F डॉट S, W इज इक्वल्स टू होता है F डॉट S, राइट। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास F इज इक्वल्स टू होता है ma डॉट ds या S, जो भी आप लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं।
राइट, यहाँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैं आप लोगों से सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अब मेरे पास ना तो ए है, एस है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो बड़ा पंगा हो जाएगा, तो बड़ा पंगा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो मैंने आप लोगों को ए को दूसरे तरीके से लिखना सिखा रखा है, v डॉट डी वी बाई डी टी, याद है? याद है ना? तो ठीक है। अब पहले तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको x को v बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा? एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाय dt जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 3 का इधर मल्टीप्लाई जाएगा और टी स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, तो dx बाय dt आपके पास कितना आ गया? टी स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? हाँ। और ये तो आ गया आपके पास v, ये तो v आ गया, और मैं कह रहा हूँ मेरा dv बाय dt जो कि a होता है वो कितना आ जाएगा? 2t। मास मेरे को दे रखा था मेरे हिसाब से कितना? 1 kg। हाँ, तो बस इतना ही दे रखा था, और तो कुछ दे रखा था, और तो कुछ दे रखा था। तो यहाँ पर हमारे पास f डॉट x है, f डॉट x। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसमें यानी कि f को तोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने तोड़ा था ma डॉट s को, मतलब इसको dx ही मान सकता हूँ छोटे से, चाहे ऐसे हो चाहे ds, तो दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, अलाउड है। मल्टीप्लाई डिवाइड द नंबर बाय सेम टर्म, तो आपके पास आंसर तो सेम रहने वाला है, राइट? ठीक है। अब मेरे पास जो ये वैल्यू आई उसको देख लीजिए और दिमाग लगा लीजिए। a की वैल्यू कितनी आई? 2t। a की वैल्यू कितनी आई? 2t। ds बाय dt यानी कि dx बाय dt था, ये कितना आया? t स्क्वायर। t स्क्वायर आया भाई। ds बाय dt कितना आ रखा है? ये रहा। dx बोल लो या s बोल लो, बात तो एक ही है। x के साथ यहाँ पे f डॉट x कर दो यार, ऐसे लो, कहानी तो एक ही है। तो dx बाय dt t स्क्वायर आ गया डॉट dt, ये क्या है हमारे पास? ये आया ना। अब इसको इंटीग्रेट तो करना होता है, अभी तो नहीं सिखाया बट ना वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक। तो w इज इक्वल्स टू f डॉट dx, f को मैंने m कितना दे रखा है? 1 kg, a की वैल्यू 2t, भाई 1 लिख लो यार यहाँ पे, चाहे बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। a की वैल्यू 2t मैंने निकाल के दिखा दी, dx बाय dt v था, t स्क्वायर मैंने निकाल के दिखा दिया, और dt को ऐसे एज इट इज लिमिटेशंस के साथ क्या दे रखा है? फॉर द फर्स्ट 1 सेकंड, यानी कि 0, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 0 टू 2t क्यूब हो जाएगा, ये 2t क्यूब हो जाएगा। 2t डॉट t स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 2t क्यूब डॉट dt का इंटीग्रेशन 2t की पावर 4/4। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 2t क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2t क्यूब डॉट dt का इंटीग्रेशन 2t की पावर 4/4, और यानी कि इसे t की पावर 4/2 लिख दूं सीधा, और यहाँ पे इसे 0 से लेकर 1 पे लिख दूं। 1 का मतलब 1 ही हो गया, 0 का फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 यानी कि 0.5 जूल आपका आंसर होना चाहिए, जो मेरे को नजर आ रहा है। बिल्कुल यही आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जल्दी जाइए। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों के पास आता है बेटा किसका? सूडो फोर्स। किसका आता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, कैसे बात करता है, कैसे काम करता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। एसी नहीं चल रहा है, अब चलिए, ठीक है। चलिए, अब सूडो फोर्स नाम से क्या पता पड़ रहा है? झूठ का फोर्स है। एक्चुअल में सूडो फोर्स क्या है, कैसे है, इस चीज को जानने के लिए हम लोगों को पहले तो समझना होगा कि ये कहाँ पर लगता है। क्या समझना होगा? कि ये कहाँ पर लगता है, क्योंकि जब मैं आपको आगे टॉपिक कराऊंगा ना बेटा कि वर्क डन बाय उसका सूडो फोर्स, तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। जब आपको सूडो फोर्स ही नहीं पता फिर इसका वर्डन कैसे निकालो, है ना। तो पहले आप लोगों को सूडो फोर्स पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों से क्लास शुरू करने से पहले पूछा था कि मैंने सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन कराया था या नहीं, बट एज यू पीपल सेड नहीं कराया था, अब कर रहे। सूडो फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो वास्तव में दिखती नहीं है, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ को वैलिड कराने के लिए इस फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जहां पर न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते।
एक्चुअल में ये सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास एक फोर्स लगता है जो कि हमारे पास क्या आता है? सूडो फोर्स। कैसे क्या, ये भी हम लोग प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। मैं अगर आप लोगों से कहूं तो ये मान के चलना कि सूडो फोर्स पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता। रीजन, सूडो फोर्स वास्तविकता में कोई फोर्स थोड़ी है। हमने अपनी कैलकुलेशन को फिट करने के लिए बस एक फोर्स को लगा दिया है जिसका नाम है सूडो फोर्स। ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट बिल्कुल है, और उस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उससे ऑपोजिट। कैसे क्या, अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। कैसे क्या, अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। शुरू करें, ध्यान से। यहाँ पर मैं दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये जो हमारे पास कहानी बताएगा कहाँ से क्या हो रही है। जैसे मान के चलो इस पॉइंट P को पढ़ना था मुझे, इस पॉइंट P को पढ़ना था, लेट से ये R पॉइंट, और एक जो इस पॉइंट P को पढ़ना है मुझे, ये R हो गया, यहाँ से पढ़ना है, ये ऐसे वेक्टर तो पता ही तुम लोगों को, ये R डैश हो गया, और यहाँ से तुम्हारे पास एक नया फ्रेम है S डैश। यानी कि आप इस पॉइंट P को दो जगह से देख रहे हो, S से देख रहे हो और एक S डैश से। और जो S डैश है ये एक्चुअल में आपके पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपके पास किसी समय पर एक्सीलरेटेड पोजीशन में होगा, वो आप लोगों के पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जैसे कि आप लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी जो गाड़ी है वो एक्सीलरेट कर रही है, तो आपके हिसाब से जो बाहर वाली चीजें रहेंगी वो कैसे जाएंगी, पीछे जा रही होंगी। तो किस वजह से जा रही होंगी, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं। और वो क्यों जाती है मैं आपको आज अभी समझाऊंगा। यहाँ तक पहले चीजें क्लियर है, ये बताइए। सर अगर एक्सीलरेट नहीं करेंगे तब नहीं होगा, तब जीरो, बिल्कुल तब जीरो। यानी कि जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है तब आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। उस समय उस पर कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं कर रही। क्लियर। अब आइए, मैंने कहा अगर मेरे पास OPQ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ OPQ, समझ में आ रहा है। इस ट्रायंगल में OQP में अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास आएगा R। देखो R डैश तो इस फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व किया गया है ना, समझ में आ रहा है ना। अब मैंने कहा जो मेरा R है प्लस R डैश इज इक्वल्स टू, मेरे पास R के इक्वल आएगा। वेक्टर लॉ ये तो कहता है टेल हेड हेड डैश, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो R प्लस R डैश इज इक्वल्स टू R। ये मैं अब आपको वेक्टर लॉ नहीं समझा है तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर नहीं पता तो बता दो, हाथ खड़े कर दो अगर वेक्टर लॉ नहीं पता है, पता है ना, ठीक। यहाँ पर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं डबल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन की तरफ डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर r डैश बाय dt स्क्वायर प्लस या इज इक्वल्स टू d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। मेरे को चाहिए r डैश की वैल्यू, तो देखो d r डैश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, ये प्लस का जाकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। राइट, समझ में आ रहा है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a भाई r को डबल डिफरेंशिएशन कर दिया है तो x का पहला डिफरेंशिएशन b देता है, b का दूसरा डिफरेंशिएशन a देता है। तो ये मेरे पास आ गया a, एक्सेलरेशन आ गया ना। पर ये एक्सेलरेशन किसका, r डैश का इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ r, राइट, और ये क्या आएगा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बड़ा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m। जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। आपको दिख रहा है ना, फोर्स आ गया, ma इज इक्वल टू फोर्स आ गया। अब ये जो ma आ रहा है ये तो हमारे पास रियल फोर्स है, ये तो हमारे पास रियल फोर्स है।
आर डैश वाला क्या था, जो इस फ्रेम से देख रहा था मैं, इस फ्रेम का जो फोर्स आ रहा है, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, जो कि मैं एफ डैश लिखूंगा, उसे लिख रहा हूं एफ रियल, ध्यान से देखना, माइनस से लिख रहा हूं प्लस माइनस एफ एक्सटर्नल या एफ जो भी सूडो लिखो, एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल एफ एडिशनल एडिशनल फोर्स आ रही है ना, देखो ध्यान से, माइनस का है ना, प्लस माइनस एम ए आ रहा है, मेरे को एक माइनस से भी आपको नहीं समझा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो नया फोर्स आया उसमें रियल के साथ कोई एक फोर्स ऐड हो रही है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो हमारे पास क्या आ रही है कि रियल फोर्स के साथ एक नई फोर्स आ रही है, समझ आ रही है कुछ, ये हो चल, तो यहाँ पे एफ डैश के साथ ये जो फोर्स है कितनी आई, माइनस एम ए आई, यानी कि जो हमारे पास माइनस एम ए आई, ये फोर्स क्या रियल फोर्स में थी, क्या रियल में फोर्स थी, लेकिन एक इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर देखने पर हमारे पास एक ऐसी फोर्स आती है जो कि हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, किसके, जिस डायरेक्शन में, तो इसका जो आर था वो इस डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या सूडो फोर्स के समय एक्शन रिएक्शन फोर्स जनरेट होती हैं? नहीं, वो तो एक इमेजिनरी फोर्स है, रिएक्शन जनरेट होगा नहीं, हाँ, फोर्स हो जाएगी, वो तो एक रियल फोर्स जाएगी। तो हम इसका इस्तेमाल केवल और केवल अपनी कैलकुलेशन की सटीकता को बनाए रखने में ध्यान देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसका वास्तविकता में सूडो फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ये तो बस आप लोगों ने पूछा, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि आगे सूडो फोर्स आया कैसे, इमेजिन कर लो। नहीं, 11th क्लास के बोर्ड के सिलेबस में नहीं, ये नहीं है कि मतलब आपसे कोई इसमें पूछे, बट जब आपने पूछे तो नॉलेज पूरी लो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट है? पक्का चलेगा? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आगे चल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सूडो फोर्स है सिखानी होती है डस्टर भाई साहब। चलो अब ध्यान से सुनना जो मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। अपोजिंग फोर्स होती है ना, अपोजिट, हमेशा अपोजिट, यानी कि चलो मैं पहले इसका एक कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट रख लेता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा, कहाँ खड़ा हूँ? रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, और एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? ब्लॉक रखा। अब इस ब्लॉक पर ध्यान सुनना बेटा, इस ब्लॉक पर आप लोगों के पास इस समय सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स लग रही हैं, एक तो इसका mg नीचे, एक इसका r ऊपर। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन मुझे अभी उससे मुझे मतलब, ठीक है। आपके पास मैं तीन कहानी देता हूँ। एक, आपका बंदा यहाँ पर खड़े होकर, यानी कि मैं दिख रहा हूँ छोटी खड़े होकर इस बंदे को देख रहा है, सॉरी इस बक्से को देख रहा है। इस बॉक्स पे लगने वाला सूडो फोर्स कितना होगा? FPS F सूडो 0, कि आप भी उसी पोजीशन में, आपके पास जो बक्सा रखा हुआ है mg, आप ना मूव कर रहे तो कोई फर्क नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास इसी बक्सा इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, इसके पैरेलल पटरी होती है, आपको पता होगा, यहाँ से ट्रेन जा रही है, कैसे जा रही है? उस बॉक्स के पैरेलल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कैसे जा रही है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो उस समय पर आप लोगों का सूडो फोर्स कितना होगा? 0। अभी आपने ये सवाल पूछा था, ठीक है। अब क्लियर है बेटा आपको? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई चीज जा रही है तो क्या उस समय पर आपको सूडो फोर्स लगेगा? नो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाने पर हमारे पास a 0 होता है, और अगर a 0 है तो हमारे पास बॉडी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ही नहीं, और जब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास उसमें कोई सूडो फोर्स की कंडीशन भी नहीं। समझ में आता है? नेक्स्ट मैं कहता हूँ आप लोगों से कि इस बार आपके पास आपकी ट्रेन यूनिफॉर्म नहीं, एक एक्सेलरेशन से जा रही है, और एक्सेलरेशन a के साथ उसके पैरेलली आगे बढ़ रही है। तो इस केस में आपके पास कोई सूडो फोर्स आएगी? कितनी? यही तो पूछना है। चल मैं बताया था बेटा, एक्चुअल मैंने अभी बताया सूडो फोर्स उसी जो m आया था, a आया था, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आया था।
तो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसके रेस्पेक्ट में इस बॉक्स पर एक सूडो फोर्स लग रही होगी -m। यही कारण होता है कि जब आप गाड़ियों में बैठते हैं आपको लगता है पेड़ आपसे पीछे जा रहे हैं, लगता है कोई फोर्स लगा रहा है जो उसे, तुम तो आगे चल रहे हो, उसे पीछे खींच जा रहा है ट्रेन पेड़ों को। लेकिन क्या वास्तविकता में पेड़ हिलते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर एक सूडो फोर्स, जो कि एक इमेजिनरी सर मून का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं चलते हैं तो मून भी साथ साथ चलता है, बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ मान सकते, मून थोड़ी साथ चल रहा है और तुम मूव कर रहे हो, तुम किसी एक्सेलरेशन में हो और तुम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से खड़े हो जाओगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलोगे तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन से जाओगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा मून भी चल रहा है हमारे साथ, है ना। तो ये कहानी जितनी भी हैं आप लोगों को शायद अब समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है बेटा सारी चीजें? कहानी पक्का क्लियर है ना? मैं अभी आप लोगों को एक छोटे से बेसिक से ले रहा हूँ और बिल्कुल आराम आराम से वर्डन सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको किसका वर्डन सिखाया? कांस्टेंट फोर्स का। फिर मैंने आपको वेरिएबल फोर्स सिखाया, फिर आपने सूडो फोर्स बोला, सूडो फोर्स आ गया। अब वर्डन बाय सूडो फोर्स भी कराऊंगा, पर वर्डन बाय सूडो फोर्स से पहले एक स्प्रिंग फोर्स का जानना जरूरी है। मैंने आप लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताया था, के के बारे में नहीं बताया? अच्छा ठीक। तो पहले क्यों मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात नहीं बताया? नहीं बताया। स्प्रिंग के तो नाम ही बताया वो फोर्स एंड लॉज, फोर्स का इफेक्ट आता है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। मैंने बोला था आप लोगों से कि वर्क एनर्जी पावर कवर करेंगे वहां से। ओके थैंक यू यस याद रखो पिछले बैच हो रहा है। आई एम सॉरी माय फॉल्ट। ओके नो प्रॉब्लम। अब कर लेते हैं। पहले स्प्रिंग की कहानी जानते हैं क्या। देखो स्प्रिंग आप लोगों ने देखी तो है। स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो क्या करना चाहती है स्प्रिंग? वापस से अपनी इसी पोजीशन में जाना चाहती है। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग वापस से लगाना चाहती है। सिंपल कहानी तो यही है। यानी कि यार ये तो बड़ी अजीब फोर्स है, ना खींचने पे मान रही ना दबाने पे मान रही, ना खींचने पे मान रही ना दबाने पे मान रही। तो इसका क्या करें? तो इसमें हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है स्प्रिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान सुना, आपने एक स्प्रिंग को यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगा और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस स्प्रिंग को खींच लिया। तो मुझे बताओ जब आपकी स्प्रिंग खींचकर यहां तक आ गई है तो जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि उसको अंदर की तरफ कोई चीज खींच रही है। तो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं। रीस्टोरिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा वो एक ऐसी फोर्स है जो स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाह रही है। वो एक ऐसी फोर्स है जो कि स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन को क्या करना चाह रही है? रीस्टोर करना चाह रही है। और जब स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर करेगी तो आपके पास जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा? ध्यान सुनिएगा, आपके लगाए हुए के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन। किसमें लगेगा बेटा? एक्शन रिएक्शन आप बोल सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन आ सकता है, लेकिन अभी जो मैं वो कॉन्सेप्ट समझाना है एक्सटर्नल और रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो आपके पास हमारा खींचा गया फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऑपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स लगेगी और ये रीस्टोरिंग फोर्स, रिएक्शन फोर्स का क्या नाम है? रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स ध्यान सुनना, जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा रखा जाएगा। क्योंकि देखो जैसे ज्यादा मैं खींचता जाऊंगा स्प्रिंग को तो आपको पता पड़ेगा स्प्रिंग में दम उतना लगा रही है। हाँ एक वैल्यू आएगी बेकार स्प्रिंग तो स्प्रिंग टूट जाएगी, तो वो आपने उसकी स्प्रिंग लिमिट ही खत्म कर दी। वो लिमिट खत्म करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी स्प्रिंग लोगे तो जब आप उसे खींचोगे उतना ही वापस जाने में दम लगाएगा। यानी कि आपके पास ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा क्या कर रहा है? ऑपोज कर रहा है। ऑपोज करने की वजह से मैं क्या साइन लगाऊंगा? माइनस का। तो माइनस के क्यों लगाया उस पे? और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका? लेंथ के। जितना खींचोगे उतना ही उसका ऑपोज करेगी। इसका केस इतना बढ़िया है कि अगर आप इसी के केस में, ये केस फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड केस में अगर आप इसी स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स अभी आपने बाहर की तरफ लगाई थी, यस सर, एक्सटर्नल फोर्स अभी आपने बाहर की तरफ नहीं आप आ सकते जल्दी
आपका खत्म हो गया? आप अभी केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है, 2 लेक्चर हो गए, तीसरा है बचा हुआ है तो ले लो फटाफट से, खत्म हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि एक्सटर्नल फोर्स अभी हम लोग अंदर की तरफ लगाओ, अंदर की तरफ जल्दी बैठ के लगाओ। अंदर की तरफ लगाने पर क्या हो रहा है इस चीज को देखो, दिमाग लगाना। मैंने इस पे अंदर की तरफ लगाया तो भाई साहब कहानी ये हो गई कि मेरी स्प्रिंग जो है इस बार कंप्रेस हो गई, कि आपका जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ कंप्रेस कर, लेकिन स्प्रिंग नहीं मानेगा, स्प्रिंग इधर लगाएगा। लेकिन जिस तरफ आपने फोर्स लगाया स्प्रिंग आपको बाहर की तरफ धकेलेगा, भागने आ सकता, मैं तो अंदर नहीं जा रहा। यानी कि इस बार भी जितना अंदर आप फोर्स लगाओगे उतना बाहर देने की कोशिश करेगा, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, लेकिन जो कांस्टेंट आएगा वो भी इस बार अपोज कर रहा है, तो बेटा इस बार माइनस x। हां बोलिए x के कितना आपके पास अंदर गया डिस्टेंस, हां लेंथ कितने से कंप्रेस हुआ या कितने से वो खिंचा एक्सपेंड हुआ। सर इसकी भी तो स्ट्रेस लिमिट होती होगी। हां मैंने बोला तो अगर आप स्ट्रेस लिमिट के, ये सारी कहानी विद इन स्ट्रेस लिमिट चल रही है, सारी कहानी किसके अंदर चल रही है, विद इन स्ट्रेस लिमिट। ठीक है, ये कहानी क्लियर है। तो ये इतना फोर्स आपको समझ में आ गया, स्प्रिंग फोर्स क्या है। आई मैं आपको स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन में करा दूंगा, सीरीज और पैरेलल के, स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। पर मैं अभी पहले बर्डन का कॉन्सेप्ट समझाऊं, मुझे बर्डन तो कराना ही है ना इसका। स्प्रिंग समझ में आ गया, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि चाहे आप इसे खींचें चाहे आप इसे दबाएं, दोनों ही केस में क्या होगा, हमारे पास फोर्स कैसा आ रहा है, माइनस के। क्लियर है, क्यों आ रहा है माइनस, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास क्या करेगा बाबूजी, ये अपोज करता है आपके लगाए हुए बाहरी फोर्स का। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने कहा वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, क्या टॉपिक है मेरा अभी अगला, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना। तो बेटा आप लोगों को पता है कि जो मेरा वर्क डन होता है वो होता है F डॉट ds। यहाँ पे ds क्या है, कितनी लेंथ से मैंने स्प्रिंग को खींचा, भाई स्प्रिंग का निकालना है तो ds क्या है मेरे पास, कितनी लेंथ से स्प्रिंग को खींचा, और ds की जगह मैं x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और F की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई थी बेटा, अभी स्प्रिंग फोर्स के लिए, स्प्रिंग के जो फोर्स आएगी माइनस के एक्स आएगी, तो वर्क डन जो आएगा ये आएगा माइनस के एक्स डॉट डी एक्स। के तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का अलग होगा। अच्छा हर स्प्रिंग का अलग होगा ना, हाँ ठीक है, के एक्स डॉट डी एक्स। अब वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, भाई तो डी डब्ल्यू था F डॉट डी एक्स, तो डब्ल्यू निकालने के लिए हमारे पास के एक्स। अब ध्यान सुनिए इस बात को, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लूंगा, जितनी लेंथ हो, 0 to x 0 to x ले सकते हो, या बेटा मैं एक काम कर दूं, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे जहां तक मैंने खींचा उसकी फाइनल पोजीशन थी, ये चलेगा भाई। जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी 0 से f बोल रहे हैं, बात तो एक ही है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे फाइनल पोजीशन। तो मैंने कहा मेरा लिमिट है x इनिशियल टू x फाइनल, के एक्स डॉट डी एक्स, के बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिंपल माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। अब इस जगह पर वैल्यू डाल दीजिए बेटा, आपके पास 1/2 के, यहाँ पर क्या चल रहा है, x के ऊपर लिमिट डालूंगा तो x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल, तो ये आपके पास नेट वर्क आता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, तो वर्क, हालांकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि इनिशियल तो यार उसी पोजीशन पे हो गई, इनिशियल तो एक 0 कोई खींचा तो होगा नहीं, तो इसीलिए नेट वर्क आता है व्हेन xi इज इक्वल्स टू 0। तो उस केस में w इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर। सर नेगेटिव बात है, हाँ अगर आप xi माइनस xf करना चाहते हैं तो उसे पॉजिटिव कर लीजिए, बात तो यही है ना, बाहर माइनस की मल्टीप्लाई करो तो xi माइनस xf हो जाएगा, वो तो आपके ऊपर इच्छा, राइट। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में, अभी तक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है नहीं है, ठीक। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास लेट्स से कि आपकी एक थीटा डिग्री पे एक स्प्रिंग रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, स्प्रिंग, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बुक का यूज कर रहा हूँ।
क्योंकि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स था वो हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन था उसका। ये ठीक, ये यहाँ पे रखा हुआ है और स्प्रिंग जो है हमारे पास ऐसे एक ब्लॉक पे रखी हुई, थीटा डिग्री पे हमारे पास एक स्प्रिंग है। ध्यान सुनना, स्प्रिंग का मास दे रखा है, स्प्रिंग का मास दे रखा है, ठीक है। स्प्रिंग का मास m इस तरीके से दे रखा है कि ये इसको लोड कर रहा है, मतलब अभी इस पे लोड है, इस पे क्या है, लोड है। और जब आप इसको इस तरफ खींचते हैं तो आप इसको जब रिलैक्स पॉइंट पर लेकर आएंगे, फोर्स लगाया कहां तक, अप टू व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अप टू द रिलैक्स पॉइंट ऑफ स्प्रिंग, यहां से आपने फोर्स लगाया कहां तक कि स्प्रिंग का रिलैक्स पॉइंट ना, तो उस केस में आपका वर्क डन कितना होगा ये आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। mg sin थीटा होगा ना जो फोर्स से अप्लाई कर रहा है। हाँ, mg sin थीटा बिल्कुल फोर्स अप्लाई करें, बिल्कुल सही, थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए, काम चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है उस बच्चे का। यहाँ पर mg कंपोनेंट, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ये mg sin थीटा, इस तरफ है, यहाँ तो कोई दिक्कत है राइट। अब मेरी बात सुनो, जो इस तरफ फोर्स लग रहा है ये किसके इक्वल है, जब आपका इधर पीछे है तो इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin kx, kx रिस्टोरिंग फोर्स, बेटा F kx ही तो होता है, जो आपने फोर्स लगाया mg sin थीटा यानी kx के इक्वल है, पक्का भी कंपैरिजन से ये चीज समझ में आ रही है हम लोगों को। अभी मैंने यही तो कहा था कि जितना मेरा फोर्स लगा रहा था वो kx इक्वल है, तो F उधर लगा रहा हूं तो mg sin थीटा किसके इक्वल हो गया, kx के। तो आप कह देंगे सर मेरा जो kx और x कौन सा इनिशियल पॉइंट है क्या, या जहां पे जो फोर्स लगा था इनिशियल पॉइंट है ना, तो kxi इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद, ये मैंने आपको सारी कहानी सिखा दी, ये तो ऐसा तो नहीं बेटा, ये भी नहीं सिखा रखा कंपोनेंट रिजॉल्व करना mg के, ये नहीं सिखा रखे मुझे नहीं पता, ये बता सिखा रखे हैं, सिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्वेश्चंस कर रहे हैं इतने, आप ही भूल गए। मैं क्यों भूल रहा हूं, मुझे तो याद है, अपने क्वेश्चन करे हैं, आता है ना, तो ये तो आता, ठीक। यहां से मेरे पास x इनिशियल, क्या x इनिशियल को मैं mg sin थीटा बाय k लिख सकता हूं, तो आपके पास आपकी क्या मिल गई, x इनिशियल मिल गई, x इनिशियल मिल गया राइट। अब जो मेरे पास x फाइनल है वो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, mg cos थीटा पे के, mg cos थीटा लेंगे, बेटा नहीं, ध्यान से दो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन ने एक पॉइंट दे रहा था कि आपने इसे खींचा रिलैक्स पॉइंट तक, 0 यानी कि फाइनल पॉइंट 0 हो गया। रिलैक्स पॉइंट मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था, स्प्रिंग एक नॉर्मल पोजीशन पे है, आपने जब m मास रखा तब वो अंदर गई होगी, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट था kx, जब आपने उसे खींचे तो वो बाहर की तरफ वो उल्टा। लेकिन जब आप उसे रिलैक्स पॉइंट पे लेके जाओगे तो यानी कि आप उसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके जा रहे हो ना, रिलैक्स पोजीशन पे अगर लेके जा रहे हो तो यानी कि आप उसकी कौन सी पोजीशन पे लेके जा रहे हो, उसकी इनिशियल, जहाँ पे स्प्रिंग रहा था हमेशा। रिलैक्स पॉइंट तो वही है ना यार। मेरा कोई अगर ऐसे बाल खींच के यूं लेके जाए, मुझे खींच के, और कहता है मैं तुझे तब तक खींचूंगा तो रिलैक्स पॉइंट तक ना पहुंच जाए, तो रिलैक्स पॉइंट क्या होगा, जब वो मेरे बाल छोड़ेगा, समझ पा रहे हो ना, जब मेरे बाल छोड़ना है और रिलैक्स पॉइंट है ना मेरा, तो यानी कि मैं इनिशियल स्टेप लिया, तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास x फाइनल कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ गड़बड़ हो रही है ना, हाँ सीख रहा था तो ढंग से सीख देता है, यहाँ तक आवाज तो आती कम से कम, ठीक है। तो ये सब माइनस, ठीक है। अब वर्क डन निकालना था, तो W इज इक्वल टू 1/2 माइनस का k बाहर ले लेता हूँ, देखो xf माइनस xi का स्क्वायर, तो xf तो 0 हो गया, माइनस xi यानी कि क्या आएगा, माइनस mg sin थीटा बाय k का स्क्वायर है ना पूरा, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है भाई। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर माइनस ही रहेगा, फाइनल आंसर माइनस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो W इज इक्वल टू 1/2 k इंटू
mg sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के से एक के कट जाएगा, तो नेट जो w की वैल्यू अगर मैं मॉड लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है mg sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 2k 2k हाँ ठीक है। 2 भी तो है बेटा, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे पास स्प्रिंग के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स निकालने की। क्या हाँ बेटा मैंने कहा मॉड लेता हूँ तो मॉड लेता हूँ तो वर्क आया वरना नेट वर्क नहीं। माइनस का आंसर तो आप चेक कर लेना जो भी आंसर देता हो है ना, जनरली इसमें आपके साथ मॉड के साथ खेल सकता है ना, तो नेट आंसर यही है। मॉड लगा यस सर। नहीं अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा है फिर तो आप कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। समझ में आती है कहानी? किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्प्रिंग फोर्स सारी क्लियर है, सूडो फोर्स क्लियर, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स। अब तक हम लोगों ने इन सब से बॉर्डर निकालना सीख लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं। अगला जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शन फोर्स, जो है हमारे पास स्टैटिक और कोफिशिएंट। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक डब्बे के ऊपर डब्बा, इसको गिरा नहीं तो कितना बढ़ेगा, ये सब क्वेश्चन जो है हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इस पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। इस टॉपिक में किसी को डाउट है? आज के टॉपिक है किसी को डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें। कोई डाउट है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सर।